ओके, है ना भाई। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं आज। आप लोगों ने +1 में भी चैप्टर पढ़ा होगा, ठाकुर सर ने पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम पर, थोड़ा फास्ट हुआ होगा उस टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं है। वही सॉलिड स्टेट जो आपका +2 में था उसको +1 में डाला गया, फिर दोबारा से उसको +2 में डाल दिया गया है। तो अब हम लोग जो है उसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग, प्रेरणा प्रिंसी। रोहित कैसा है भाई? ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग, प्रेरणा प्रिंसी नहीं सुन रहा? अरे होस्ट बना दिया, तेरे को नहीं आ रहा तो बता दे मेरे को, वापस से वो कर दे। +1 वाले बच्चे भी कर लेते हैं। देखिए भाई, सॉलिड स्टेट आप लोग पहले 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वही हम लोग यहाँ पर 12th क्लास में पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। वही सब कुछ है, कुछ भी नया नहीं है। सॉलिड स्टेट जो आपका यूनिट नंबर 1 है, इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछूंगा और कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैटर क्या होता है, ठीक है, जिससे पूछा जाए सिर्फ वही अपने आप को, जिससे पूछा जाए सिर्फ मैं उसको अनम्यूट करूंगा। कुलदीप जी। Sir, something which occupy area or volume. समथिंग विच ऑक्यूपाइज एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद ओके, अगला नंबर है रोहित जी का। रोहित जी, आपके हिसाब से मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? आपके वहां पर नेटवर्क कम है भाई। चलो कोई नहीं, हम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो मेरे को मैसेज कर दे पर्सनली, या मेरे को थंब इम्प्रेशन दे देगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं मैटर की, तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग that occupies space and having mass and volume, ठीक है। मैटर जो है वो होता है विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास एंड वॉल्यूम, जिसका मास और क्या हो, वॉल्यूम हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ये आप लोगों ने +1 में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था, ठीक है। कि मैटर का क्लासिफिकेशन करें हम लोग, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर दो टाइप के क्लासिफिकेशन थे वहां पर। एक क्लासिफिकेशन था फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन था फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा था केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आप लोगों ने 11th में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि मैटर का क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस
और क्या था, बोलो। बोस आइंस्टाइन, और एक पांचवी कौन सी थी? लवी। लवी बोलिए, नहीं बोल पा रहे? एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ भाई। हाँ हो गया। सर नहीं बोलिए। पता। गुड। रोहित जी आप बताइए। बोलो। एक सेकंड यार, सर नहीं पता। गुड। प्रेरणा प्रिंसी, बिल्ली वाली को अनम्यूट करूं, किसको अनम्यूट करूं? भाई तुम तो फिर सबके में भुल्ला बैठा हो बिल्कुल ही। जब आप लोगों को 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पता नहीं चल रही, याद नहीं आ रही, तो फिर तो सब कुछ भूले बैठे हो मेरे भाई। हर्ष चौधरी जी बताना चाह रहे हैं। बताइए हर्ष। सर प्लाज्मा। गुड 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 गुड, ठीक है, गुड। अब देखिए कौन कौन सी थी, मैंने बोला सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन, एंड पांचवी कौन सी है? प्लाज्मा। ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर जो आपने पढ़ा था, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे क्या? एक हम लोगों ने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, और एक हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर मिक्सचर। ठीक है। प्योर सब्सटेंस के अंदर उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। ठीक है। एलिमेंट्स को आपने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। वॉइस सबको क्लियर होगी मेरे हिसाब से? ठीक है, किसी को वॉइस क्लियर नहीं हो तो वो एक बार अपना थंब इंप्रेशन दे देगा बीच में। ठीक है, जिसको वॉइस क्लियर नहीं होगी। वॉइस सबको क्लियर है? गुड 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 गुड। जिस साक्षी साहिल जहां आपको वॉइस क्लियर नहीं है? ये क्लियर वाले थंब इंप्रेशन नो वाले सर। हैं, आपको वॉइस क्लियर नहीं है? नो सर, बीच बीच में अटकती है। बीच बीच में थोड़ी बहुत तो अटकेगी भाई, अदरवाइज विधि आपको। कोई बात नहीं, जहां कहीं पर भी दिक्कत आए बाद में बता देना, मैं एक बार कर देता हूँ, रुकिए एक बार। लो, परमिशन दे दी है मैंने आपको, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बोलिए जल्दी। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है। उसके बाद कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, सॉरी एलिमेंट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है, मिक्सचर को भी हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक होमोजीनियस और सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस और एक सेकेंड क्या था, हेट्रोजीनियस, ये था वहां पर। ठीक है, ओके। अब मैं आगे चलता हूं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोगों को मेनली मतलब है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी मेनली मतलब है हम लोगों को सॉलिड स्टेट से। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से एक बार शुरू करता हूं। चलिए, तो हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोगों को मेन फोकस जो करना है वो करना है किस पर, सॉलिड पर। पढ़ेंगे एक बार तीनों की डेफिनेशन, बाद में बात कर लेंगे सॉलिड सॉलिड की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मेनली इन तीनों के बारे में ही हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड के बारे में बात करें। सबसे पहले सॉलिड के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा विच हैव डेफिनेट शेप, which have definite shape and definite volume। एक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट का होगा, कब होगा, अगर वो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रखता है। सॉलिड which have definite shape and definite volume। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब उसकी फिक्स शेप होगी और फिक्स वॉल्यूम होगी। जैसे आपके घर में चेयर है, ठीक है, आपके घर में बेंच है, ठीक है, टेबल है, बेड है, जो भी आपको सॉलिड चीजें लगती हैं वो क्या है, विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब उसकी शेप जो है वो फिक्स रहेगी, चाहे आप कहीं पर भी रख लीजिए, उसका वॉल्यूम जो है जितना उसको कवर करना है वो वही रहेगा। दूसरी बात करूं मैं लिक्विड के बारे में, मैं इसको जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब आप लोगों को आता है। ठीक है, तो लिक्विड के बारे में बोलूं तो लिक्विड क्या होता है, विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। जिसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होगी लेकिन जिसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होगी। विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसकी वॉल्यूम डेफिनेट होगी बट शेप डेफिनेट नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको 300 ml की कोल्ड ड्रिंक दी गई, ठीक है, जो भी आप लोग पसंद करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक को एक तो बोतल मिली हम लोगों को, ठीक है, 300 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक, और उसी 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हमने एक ग्लास में डाल दिया। ठीक है, एक हमारे घर में जो भगोना होता है या बोवल जो होती है उसमें डाल दिया। तो आप ये देखिए, इसमें भी कोल्ड ड्रिंक कितनी आएगी, 300 ml आएगी, इसमें भी कोल्ड ड्रिंक कितनी आएगी, 300 ml आएगी। तीनों ही केसेस में वॉल्यूम जो है 300 ml वो क्या है, सेम है, सिर्फ शेप सब में अलग अलग है। इसमें किसकी शेप है, बोतल की शेप है, इसमें किसकी शेप है, ग्लास की शेप है, और इसमें किसकी शेप है, बोवल की शेप। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि शेप डेफिनेट नहीं होगी, मतलब जिसमें आप लोग उसको डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। चाहे आप किसी कंटेनर में डाल रहे हो लिक्विड को तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा, बस वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगी, हर केस में सेम रहेगी। ठीक है, जितना आपने 300 ml लिया है, 500 ml लिया है, उस हिसाब से। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें, सर ये नोट भी करना है साथ साथ? नहीं कर रही है, नहीं। नहीं कर रही है क्या? नो सर। गुड, बहुत बढ़िया।
मैं तो ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ फिर तो, है ना। जल्दी नोट करो। जल्दी नोट कीजिए। कर लिया? सर एक बार ऊपर कर दो। ले भाई। आज हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, कल से ही शुरू होगा मेनली सॉलिड स्टेट। ठीक है, अभी 4 दिन मेरे ही लेक्चर है लगातार, वो तो आपको पता ही होगा टाइम के हिसाब से। राइट डाउन कर लिया? यस Yes, सर sir. कर लिया। Yes, sir. ओके, ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक। यस सर कर लिया। ओके, ठीक है। आप कोई वेटिंग में जाएगा तो भैया वो मेरे पास मैसेज करे, क्योंकि मेरे को दिखेगा नहीं वो वेटिंग वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बार बार आप कह रहे हो सर लिख नहीं पाया, लिख नहीं पाया, इसलिए मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। इसमें आप लोग को बाद में भी थोड़ी देर बाद मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, 4 दिन बाद मांगोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो तीसरी जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात कर रहे हैं तीसरी, दैट इज गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट क्या होती है? विच हैव नाइदर डेफिनेट शेप which have neither definite shape nor definite volume, जिसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जांपल एयर। अब देखिए, मैं एक नॉर्मल सा अपने एग्जांपल लेके चलूं। एयर की ना तो कोई शेप है ना कोई वॉल्यूम है। देखिए, अगर आप उसे बलून में डालते हैं तो बलून जैसे कि आप डाली कवर करने की कोशिश करता है। आप खुद सोचिए, पड़ोस के घर में गूंज गैस लिक्विड करते हैं, की कोशिश करते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? गैसेस में होती है। उसके बाद किस में? लिक्विड। क्या बोल रहा हूं मैं? सॉलिड आर ओनली स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस की स्टेट है। स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस सब्सटेंस इटसेल्फ। सॉलिड होती है, स्टेट होती है, कोई ट्रांसफर नहीं होता। मतलब सब्सटेंस हम बोले सॉलिड है, कोई सब्सटेंस लिक्विड है, कोई सब्सटेंस गैस है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक साथ होने क्यों? इस सॉलिड इंटरकनेक्ट है। ठीक है, मैं सॉलिड को लेकर आप हीट कर। ओके, ठीक है, चलिए मैं आगे चल रहा हूं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे वाटर, सॉरी आइस है। ठीक है, आइस को आपने हीट किया, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। लिक्विड स्टेट जो है उसको फिर से हीट करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर्स में। ठीक है, वेपर्स को अगर आप कूल करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर लिक्विड में। और वाटर को फिर से कूल करोगे तो वो किस में चेंज? ठीक है, एक सेकंड, आप लोगों को दिख जाता है क्या वेटिंग रूम? ऋषभ अपने आप को म्यूट कीजिए। ऋषभ गोयल मतलब अदिति गोयल। हाँ, अंश को एंटर कर दिया भाई मेरे। ठीक है, तो H2O सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट होती हैं।
अब कहता है ऑन विच फैक्टर द स्टेट ऑफ ए सिस्टम डिपेंड, मतलब हम लोगों ने कैसे कह दिया कि कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, कोई सब्सटेंस गैस स्टेट में है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑन विच फैक्टर्स द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पर सब्सटेंस की स्टेट जो है वो डिपेंड करती है। ये चीज बहुत ही काम की है, काम की इसलिए है आप लोगों ने, मैं नहीं कहता कि आप लोगों ने 11th में नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर इसका काम क्या है, क्योंकि अगर ये आपको पता चल गया ना, ये आपने सही से कर लिया, तो आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज बड़े आराम से बता पाएंगे। चलिए मैं कहूँ कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर दो फोर्सेस होती हैं, तो उसके अंदर दो टाइप के, एक दूसरा होगा क्या है इंटरमोलेक्युलर, और दूसरा वो प्रेजेंट विद इन जो मॉलिक्यूलर हमको पता था क्या होगा हीट इन it tends to molecules नजदीक उसको। अब देखिए बोला so कंपटीशन, चलिए है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि भैया लो टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी कम होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, सो ऑल द मॉलिक्यूल्स गेट क्लोज टुगेदर, कि लो टेम्परेचर पर सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाएंगे। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स गेट क्लोज टुगेदर एंड ऑक्यूपाइड फिक्स्ड पोजीशन, और क्या कर लेंगे, फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, सो ऑल द मॉलिक्यूल्स गेट क्लोज टुगेदर एंड ऑक्यूपाइड फिक्स्ड पोजीशन, सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाएंगे और फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे मैं कहता हूं ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाएंगे। नजदीक नजदीक आने से क्या होगा, सबकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, सब अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, फिक्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। सब अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, फिक्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड देयर इज नो स्पेस फॉर मूवमेंट, और वहां पर मूवमेंट के लिए कोई स्पेस, या फिर देयर इज नो मूवमेंट लिख सकते हो, यहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगी अब, ठीक है, या फिर ये बोल सकते देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, कि अब यहाँ पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ये मॉलिक्यूल चल के नहीं जा सकते, सबने अपनी पोजीशन फिक्स ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को नंबर 1 नाम दिया, आप खुद सोचिए, एक कार्टून लिया और कार्टून में मान लीजिए हमने कुछ डब्बे रखने हैं किसी चीज के, मान लीजिए चॉक्स के डब्बे रखने हैं, तो हमने सबसे यहाँ पर एक डब्बा रखा था नीचे, उस डब्बे को नाम दे दिया मैंने 1, ठीक है, हमने इस तरह से पैकिंग करी है कि सब डब्बों को नजदीक नजदीक रख दिया, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो गई, इसकी पोजीशन भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। आप ये नंबर दे दीजिए, इनकी सबकी पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। So all the molecules get close together and occupied fixed position and state of substance, और उससे state of substance जो है वो क्या कहलाएगी, becomes solid कहलाएगी। क्यों कहलाएगी भैया, क्योंकि आप देखिए आपने कहा सबकी पोजीशन फिक्स हो गई, पोजीशन फिक्स हो गई तो शेप कैसी हो गई, डेफिनेट हो गई, ठीक है, सबने अपनी जगह फिक्स कर ली, उसके बाद और वॉल्यूम कवर नहीं करनी, तो वॉल्यूम भी क्या हो गई, डेफिनेट हो गई। ठीक,
ये तो था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हो जाए तब। अब मैं कहता हूं कि एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो एट हाई टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा भैया, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, खुद सोचिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने का, वीक होने का मतलब आप इस तरह से लगा सकते हो कि गर्मियों में जितनी काम करने की क्षमता होती है उससे कहीं ज्यादा आपकी सर्दियों में होती है, क्योंकि सर्दियों में आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपके शरीर के अंदर ताकत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर वही काम हमको धूप में करने के लिए गर्मी में बोला जाए, अगर वही काम हम लोगों को धूप में करने के लिए सर्दियों में बोला जाए, तो सर्दियों में हम लोग आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इससे क्या होगा, आप देखिए, अगर गर्मी में काम कर रहे हैं तो भैया जैसे कभी एक कपड़ा निकाला कभी दूसरा निकाला, सर्दियों की तरह कम्बल वम्बल अच्छी तरह ओढ़ के तो सोते नहीं, हाँ ऐसे जिसके कमरे में चल रहा हुआ वो सोते होंगे। सो क्या होगा, सो ऑल द मॉलिक्यूल्स get far away from each other, एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते रहेंगे। So all the molecules get far away from each other, by which, जिससे क्या होगा, by which the shape and volume of the substance does not become definite, शेप और वॉल्यूम जो है वो उसकी क्या नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, सो स्टेट क्या बन जाएगी अगर वॉल्यूम और शेप डेफिनेट नहीं है, सो स्टेट ऑफ सब्सटेंस बिकम्स ऐसी गैसियस। इसी तरह से मॉडरेट टेम्परेचर के लिए लोगे तो वहां पर क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी लगभग बराबर से रहेंगे, तो वहां पर क्या होगा भैया, वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, बोलो सर अदिति सिंह को ले लो एक बार अंदर। कर दिया। ठीक है, अब आज की लास्ट चीज जो मैं पढ़ रहा हूं वो क्या पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। आज की लास्ट चीज क्या है कि जो हम लोगों को पढ़नी है, दैट इज क्या, तो स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही। स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही, पूरी कहाँ दिखेगी, ऑफ सॉलिड्स, ये सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड की कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। जो आपने, शेयरिंग बंद हो गई। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, यस, अब दिख रही है सबको, अरे आप स्क्रीन सबको दिख रही है, नहीं सर। सर अभी दिखा रहा है कि स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हुई है बस। स्क्रीन शेयरिंग शुरू नहीं हो रही अभी, हो गई सर, अब हो गई। अब हो गई। अब फिर से चली गई होगी। यस सर। यस सर। अब बताओ, वापस आ रही है। आ गई, अब हो गई सर। हो गई ना, आ गई सर।
हाँ आ चलो गई सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सर एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर दो। बिल्कुल करता हूँ बच्चा, ले ठीक है। सर आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं, सर आज थोड़ा एडजस्ट, और। अरे बोल तो दिया, आज कर ले अदिति सिंह। वो तो मेरे को बच्चा, जब मैं इसके बाद जब वीडियो देखूंगा ना खुद से बाद में रिकॉर्डिंग को, तो मेरे को ऑटोमेटिक पता चल जाए कहां पर आवाज डिस्टरबेंस आई है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी का जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको ऑटोमेटिक वहां पर आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में शो हो जाएगा। ओके, सर थोड़ा सा और ऊपर कर। और ऊपर करूं? अरे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ले, और ऊपर करूं? यस सर। बस सर और ऊपर कर दो। मैं बाद में फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ बाद में स्क्रीनशॉट लेना है, ले जल्दी ले। यहां से शुरू किया था, ले ऊपर से शुरू कर देता हूं। ले लिया? ले लिया सर, नीचे कर दो। पहला स्क्रीनशॉट ले लिया, दूसरा ले, अब ले लिया, ले लिया सर, ये तीसरा भी ले ले, ले लिया, ले लिया सर। यस सर। चौथा भी ले ले, चौथा तो चल ही रहा है स्क्रीन पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब दूसरी बात करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है। तो क्यों होती है भैया? क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखिए जो पढ़ा मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, एंड लो थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी जो है वो कम होती है। ठीक, तीसरा, अब तीसरा क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होने से हुआ क्या? तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होने से ये हुआ कि सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स गेट क्लोज टुगेदर, बोला था ऑल द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं एंड ऑक्यूपाइड फिक्स्ड पोजीशन। भैया मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा तो क्या हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाएंगे और अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, फिक्स्ड ऑक्यूपाई कर लेंगे। चौथी चीज, सबकी पोजीशन फिक्स होने के बाद एक चीज बोली थी कि वो मूव नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, ओनली वाइब्रेटरी मोशन टेक्स प्लेस, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। जैसे आपने मोबाइल फोन में देखते होंगे, ठीक है, उसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, सिर्फ कैसा मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन टेक्स प्लेस। उसके बाद पांचवी जो बात करें कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हुआ, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन हुआ, सॉलिड पोजेस रिजिडिटी, सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे सारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हो गए, इसलिए वो रिजिड है। ठीक है, उसके बाद छठी और लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज क्या, व्हेन सॉलिड मेल्ट्स, सॉरी व्हेन सॉलिड इज हीटेड, जब आप सॉलिड को हीट करते हो, इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड,
ठीक है। इस सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो आपका लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो आपका लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड आपका लिक्विड में मेल्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब कहता है देखिए यहाँ पर आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैं क्या बोलता हूँ, अगर मान लीजिए कोई सॉलिड के अंदर फोर्सेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा इन लिक्विड में बदलने के लिए। अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है तो आप उसको कम हीट करना पड़ेगा इन लिक्विड में बदलने के लिए। तो हम लोग बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या देता है? मेल्टिंग पॉइंट आपको देता है गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। जैसे क्या कि अगर हायर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, हायर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस higher will be melting point। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा उतना ही ज्यादा उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, जिस बच्चे ने क्लास ली है भैया वो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को लिख के भेज देना। व्हाई सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड। और अगर नहीं आए तो आपका कोई भाई बहन 9th क्लास में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, 11th में पढ़ता हो तो उससे पूछ लेना कि सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है ना भाई? ओके। छोड़ो। ओके चलिए, तो कल एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था कि व्हाई सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? नीसू सोनी यस सर। बताइए। सर क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होती है, तो जब हम उन्हें हीट करते हैं ना तो फोर्स वीक हो जाती है। थोड़ी तेज बोले, मतलब रोटी बॉन्ड, नहीं खाई जो क्या? बॉन्ड के बीच में। सर एक मिनट खाई है सर, ना रोटी? क्योंकि जो नहीं सर अभी नहीं खाई। अच्छा नहीं खाई है, ठीक है बोल तुम। नहीं सर, क्योंकि सर जो सॉलिड होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होते हैं। जब हम उन्हें हीट करते हैं तो जो उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो उनका फोर्स वीक हो जाता है, तो वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड। अदिति गोयल, अदिति गोयल, अरे वो अदिति गोयल जो है वो दूसरे Yes, sir. हाँ बताइए अदिति गोयल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अदिति गोयल। चलो दूसरे बच्चे से पूछते हैं, मयंक। सर मेरा चलो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, मैं बोलता हूं कि व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब आप किसी सॉलिड को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने ये बात बोली थी कि जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। इसके पीछे हम लोगों से रीजन पूछा गया। देखिए जब आप लोग हीट कर रहे हैं मतलब आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब क्या बढ़ती चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।
क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है, तो वेलोसिटी तो होती नहीं क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। सो कौन सा मोशन बढ़ जाएगा? वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाएगा। सो वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीजेस। अब वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक चीज है, ये यहाँ पर ही जगह जगह पर एक जगह पर वाइब्रेट करती रहेगी, टू एंड फ्रो, इधर 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 इधर, ऐसे टू एंड फ्रो वो मूव करती रहेगी। जैसे ये है, कभी आपके घर में, सबके घर में चिमटा होगा, चिमटा, चिमटा सबने देखा होगा, रसोई में देखा है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। लड़कों ने तो खास कर देखा होगा। तो वो चिमटा जब है, कभी उसको ऐसे हिलाओ, उसको पकड़ के भींच दो ना, भींचोगे छोड़ दोगे तो वाइब्रेट करने लग जाएगा एक जगह पे, उसे वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। और आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स में आपने वाइब्रेटरी मोशन काफी बार पढ़ा होगा, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क जो आता है आपके फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग अपने फोन में वाइब्रेटरी मोशन देखते हैं। तो हम लोग क्या बोलते, जैसे अगर आप खुद की बाइक चलाते हैं, लड़के, लड़कियां तो स्कूटी चलाती हैं, लड़के बाइक चलाते हैं, तो वो बाइक जो है, मान लीजिए मैंने पल्सर ले ली, पल्सर तो बहुत पुरानी बाइक होगा, आजकल तो बहुत नई नई बाइक आ रही है अच्छी अच्छी सी, कोई भी बाइक ले KTM ले लीजिए, ली सर। हैं? चलो मेरे पास बाइक थी भाई प्लेटिना, ठीक है, बहुत पुरानी बाइक होगी, शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना। मेरे पास बाइक थी प्लेटिना, चलो उसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। जब मैं वो बाइक नई नई लेके आया तो कंपनी वालों ने उसके सारे पेज अच्छी तरह से टाइट कस के दिए थे मेरे को। धीरे धीरे वो बाइक चलती गई, रोड पे मैं तेज भगाता गया, तो एकदम से गड्ढे वाले रोड आए, गड्ढे वाले रोड पे मैं उसको तेज भगाते चला गया। तो तेज भगाने से क्या हुआ कि उसके जो पार्ट्स जुड़े हुए थे उनका वाइब्रेटरी मोशन बढ़ने लग गया। वेलोसिटी तो नहीं बढ़ी ना अभी, भैया आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो उसके पार्ट्स की वेलोसिटी थोड़ी बढ़ी, क्योंकि उसमें तो वेलोसिटी ट्रांसलेटरी मोशन है ही नहीं, उसमें तो कौन सा मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है। तो उसके पार्ट्स का जो वाइब्रेटरी मोशन था, जो आगे इंडिकेटर होते हैं वो भी तेज तेज हिलने लग गए, पीछे इंडिकेटर होते हैं वो भी तेज तेज हिलने लग गए। आप उस रोड पे, उस टूटे फूटे रोड पे, मान लीजिए मैं 20-25 दिन अपनी बाइक को लेके चला गया, तो धीरे धीरे क्या देखता हूँ कि बाइक में थोड़ी थोड़ी आवाज आनी शुरू होने लगी। आवाज आने की शुरू होने लगी कि वाइब्रेटरी मोशन धीरे धीरे बढ़ने से वो मॉलिक्यूल जो है, वो पार्ट जो है, वो वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना स्पेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना स्पेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पेच जो है वो धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। जैसे मैं कहूं ये सब्सटेंस है आपके पास, ठीक है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं, अभी सारे नजदीक नजदीक हैं, अभी सारे नजदीक नजदीक है। जब आप इसको हीट कर रहे हो, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब वाइब्रेटरी मोशन। तो ये मॉलिक्यूल जो ये वाला मान लीजिए, एक बार इधर जाने की कोशिश करेगा, एक बार इधर, तो नहीं जा पा रहा, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा हुआ है। कोशिश करता रहेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाते रहो, हीट करते रहो, वो कोशिश करता रहेगा, उसका वाइब्रेटरी मोशन बढ़ता चला जाएगा। जिस टेम्परेचर पर वो इस इंटरमोलिकुलर फोर्स से, जिसमें ये बंधा हुआ है, उस इंटरमोलिकुलर फोर्स से बाहर आ जाए, वहां पर सॉलिड आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेटरी मोशन बढ़ा। सो एट ए टेम्परेचर the kinetic energy is overcome the force of overcome the intermolecular forces। इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा हो जाती है काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, एट दैट पॉइंट solid melts into liquid. ठीक है, उस पॉइंट पर जो आपका सॉलिड है वो आपका लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आज की बात शुरू करते हैं, आज जो हम लोगों को पढ़ना है वहां से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली चीज है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं भाई। एक होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है अमोर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमोर्फस सॉलिड। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल प्लस लाइन प्लस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टल मतलब होता है कोई 3 डायमेंशनल स्पेस, लाइन मतलब होता है रेगुलर, और प्लस में क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो वो सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है, तो वो सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक रेगुलर वे में अरेंज हो, उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। रेगुलर वे का अरेंजमेंट आप समझ सकते हो, जैसे सुबह आप स्कूल में आप लोगों के स्कूल में असेंबली होती है, तो आप लोगों को बोला जाता है कि सभी बच्चे जो है वो एक दूसरे से 1.5 हाथ का फासला करके खड़े हो जाएंगे, 1.5 हाथ का फासला इधर हो, 1.5 हाथ का फासला इधर हो, और अपने से तीसरे की गर्दन दिखाई ना दे, सबसे आगे सबसे छोटा खड़ा हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रेगुलर अरेंजमेंट है। वो क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि दो सॉलिड्स, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, कि those solids in which the constituent particles are arranged in a regular way. Those solids in which the constituent particles, constituent particle का मतलब मैंने बोला क्या, atoms, molecules और ions, कि वो सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एक रेगुलर वे में अरेंज हो इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करें अमोर्फस की, तो अमोर्फस जो है वो एक ग्रीक वर्ड अमोर्फस से आया, अमोर्फी बोलते हैं, अमोर्फस भी लिख सकते हो, अमोर्फी से आया। उस अमोर्फी का मतलब होता है नो फॉर्म, नो फॉर्म।
मतलब जिसकी कोई फॉर्म ना हो। ठीक है, आपने यहाँ पर इसका नाम अमोर्फस सॉलिड बोला, आप इसका नाम एक क्रिस्टलाइन है तो आप बोल सकते थे दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन मतलब जो नहीं है, क्या नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। क्रिस्टलाइन में क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सॉलिड, दो सॉलिड्स in which the constituent particle are not arranged in regular way, not arranged in regular way in three-dimensional space, उसे क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड। यहां तक की बात क्लियर है? ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक तरह से रिकैप ही होता जा रहा है आप लोगों का पीछे का। बोलिए, यहां तक की बात क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड में फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, एलिमेंट्स में कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर, जो एलिमेंट्स हैं वो। ठीक, कंपाउंड्स में बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, जो आयनिक कंपाउंड होंगे मेनली, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, जिंक सल्फाइड, ठीक, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज सिलिका होता है वो आगे अभी पढ़ेंगे आप लोग, एटसेट्रा। ठीक है, अमोर्फस में आप बताइए, अमोर्फस का एग्जांपल, रबर, ग्लास, polymer, प्लास्टिक, एटसेट्रा, या फिर पॉलीमर्स। ठीक है, ये सब जो है वो क्या है, वो ये सब, और एक और लिख लेते हैं, चलो, कोल। ये सब जो है वो एग्जांपल है अमोर्फस सॉलिड के। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मैं क्या बात बोल रहा हूं, देखिए आप अपनी क्लास से खुद अंदाजा लगाइए, जब आप लोग अपनी क्लास में बैठे हैं तो आप लोग एक रेगुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, और जब आपको ग्राउंड में छोड़ दिया जाए तो आप एक इरेगुलर वे में है। जब आप इरेगुलर वे में है उसे अमोर्फस सॉलिड बोलेंगे, और जब आप रेगुलर वे में है तो उसे आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। इससे आगे क्या है, इससे आगे है डिफरेंसेस बिटवीन, ढंग से देख लेना डिफरेंसेस, क्योंकि जैसे ही डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे वैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। एक सेकेंड, मैथ की क्लास कितने बजे होती है? 1:30 बजे। 1:30 बजे। Differences between crystalline solid and amorphous solid. Differences between crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid में और amorphous solid में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला डिफरेंस, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, तो देखिए आप लोगों ने पीछे डेफिनेशन में भी लिख लिया, मैं एक सॉलिड आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए NaCl का बना रहा हूँ, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव,
Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive, Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative, Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive. ये हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने की कोशिश की है, ठीक है। उस इन सब की बात क्या सेम है, एक बात याद रखना कि इन सब की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब क्या है, सेम है। मैंने बोला ना, आप जब स्कूल में खड़े होते तो आप क्या कहते हो, इधर से इन दोनों बच्चों के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, इन दोनों बच्चों के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, और अपने से तीसरे गर्दन दिखाई ना दे, मतलब इस क्लोरीन से ये क्लोरीन दिखाई ना दे। तो आप देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, तो यहाँ पर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है। कैसा पैटर्न है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट geometric pattern, while amorphous solids do not have definite geometric पैटर्न। देखो, आप खुद सोचने की बात है, आपको एक ग्लास दिया गया, आपने कांच का ग्लास लिया, यहां से लिया और आपने उसको नीचे गिरा दिया, ग्लास टूट जाएगा। ग्लास टूटने के बाद क्या उसकी शेप रेगुलर बचेगी, नहीं बचेगी। अब कोई बच्चा ये कहे, सर मैंने तो है ना अपने घर में शीशे लगवा रखे हैं, और वो शीशे है ना बिल्कुल आपने जैसे बनाया ना ऐसी ज्योमेट्री के, बिल्कुल चौकोर से मैंने अपने घर में शीशे लगवा रखे हैं, तो इसका मतलब शीशे की भी रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए, शीशा भी क्रिस्टलाइन होना चाहिए, है ना भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब वो शीशा कट रहा होता है तो उस टाइम पे उसका साइड प्रोडक्ट जो वेस्ट बच रहा है वो देखना कभी, या फिर कभी वो ग्लास टूट जाए तब देखना कि उसमें रेगुलर क्लीवेज है या कैसी क्लीवेज है, उसकी ज्योमेट्री रेगुलर है या कैसी ज्योमेट्री, ठीक है। अगर आप इसको कहीं से भी काट देते, जैसे NaCl को काट देता हूं, तो काटने के बाद भी इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी रहेगी, रेगुलर ही रहेगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री देता है, व्हाइल अमोर्फस सॉलिड जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं देता। क्यों नहीं देता, कि क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट है, व्हाइल अमोर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या बोलता है, क्रिस्टलाइन solids have sharp melting point। यहां पर शार्प का मतलब है फिक्स्ड, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए आपने कहा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस सब सेम है। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस सेम है तो उनको तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी लगानी है वो भी क्या लगानी पड़ेगी, सबके लिए सेम लगानी पड़ेगी। इसलिए हमने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, व्हाइल अमोर्फस सॉलिड do not have sharp melting point। ठीक है, कई बार पूछ ले कि रीजन क्या होगा, भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड the constituent particles
the constituent particles are arranged in a regular way. कि constituent particle जो है वो एक regular way में arrange है. ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं. यहां तक राइट डाउन कर लिया सबने? Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 3 है आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी. आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी. ठीक है भाई. अब कहता है आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी क्या होता है, पहले तो वो बात करें हम लोग. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दो substances which have same fixed value of physical properties in different directions are called isotropic substances. कि वो substances जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में सेम हो उसे हम लोग आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुना होगा फिजिक्स के स्टूडेंट हो. थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ठीक है. ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो substances which have different value of different physical same physical property in different directions, अगर same value आती है तो वो isotropic and the property is said to be isotropy. और उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपी. कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम आए उस प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोट्रोपी बोलते हैं. ठीक है. और एनाइसोट्रोपी क्या बोलेंगे? कि दो सब्सटेंसेस which have different value of physical properties in different directions are called anisotropy. मीटिंग ओवर हो गई या चल रही है? चल रही है सर. Are called anisotropy and the properties are called anisotropic substances. And the property is said to be anisotropy. मैं क्या बोल रहा हूं, अगर जो आपने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोला है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में और उसकी वैल्यू अगर अलग अलग आती है, उसकी वैल्यू अगर क्या आती है, अलग अलग आती है, तो वो एनाइसोट्रोपिक है. और अगर उसकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम आती है तो हम लोग उसे आइसोट्रोपी बोलते हैं. ठीक है. चलिए अब मैं कहता हूं कि आपको क्या लगता है कौन सा सॉलिड आइसोट्रोपिक होना चाहिए और कौन सा सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होना चाहिए? नैन्सी, नैन्सी
निशा, सर क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होने चाहिए। और अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक। ओके, ऐसा क्यों होना चाहिए मयंक? कुलदीप, Yes, sir. ऐसा क्यों होना चाहिए? या क्रिस्टलाइन Sir, नहीं पता। आइसोट्रोपिक होना चाहिए? बोलो। सर क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक होना चाहिए। क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक होना चाहिए। अविनाश प्रताप सिंह, सर क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होना चाहिए और अमॉर्फस आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा उसमें। भाई इसमें तो रेगुलर अरेंजमेंट है, तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, आप कहीं से भी निकालो। नहीं सर, जैसे अलोंग द डायगोनल जाएंगे तो CL मिलेगा, CL अगर देखिए CL भैया, लेंगे मान तो लीजिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एक मैंने यहां से माइक्रोस्कोप लगाया, यहां से वैल्यू निकाली, ठीक है। तो जब मैंने यहां से वैल्यू निकाली तो मैं क्या देखता हूं, यहां से वैल्यू निकाली तो मैं क्या देखता हूं कि ये चीजें आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, फिर मैंने इस वैल्यू को यहां से माइक्रोस्कोप रख के तब निकाला, तब ये पार्टिकल सामने आ रहे हैं। फिर मैंने यहां से रख के निकाला, तो यहां से रख के निकाला तो क्या देखता हूं, तो एक केस में तो आपने देखा हो क्लोरीन क्लोरीन सामने आ रहे हैं, एक केस में तो आपने देखा हो सोडियम सोडियम सामने आ रहे हैं, एक केस में आपने देखा हो क्लोरीन सोडियम दोनों आ रहे हैं। तो हर बार अलग अलग पार्टिकल सामने आ रहे हैं, इसका मतलब वैल्यूज भी अलग अलग आएगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं आर anisotropy in nature, because different particles comes in pathway, because different particles comes in pathway। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग रास्ते में अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, अब कोई कहे कि सर जी आपने तो एलिमेंट सेम भी लिए थे, कि भैया मैंने कॉपर बोला आयरन बोला, उसमें तो सेम ही एलिमेंट होंगे। मान लीजिए सारे आयरन एटम, तो हर बार एटम सेम आ रहे हैं तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, आप लोग ये बोलोगे। लेकिन आप लोग ये देखिए ना, आपने एक चीज यहां से निकाली, यहां से माइक्रोस्कोप रख के निकाले, अगर पार्टिकल सेम है यहां से निकाली, एक आपने यहां से निकाली, तो इस टाइम पर ये डायगोनल की लेंथ जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर सेम पार्टिकल्स होते हैं तब डायगोनल वाली लेंथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए वैल्यू अलग अलग हो गई। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रोपिक रहेंगे नेचर में, while because different particles comes in pathway। ठीक है, while amorphous solid के बारे में बात करें, while amorphous solids, कितने मिनट बची है भाई? 4 मिनट। ठीक, आज एक ही सेशन हो पाएगा, दूसरा सेशन नहीं ले पाऊंगा मैं। ठीक है, या करते हैं कंटिन्यू 1:30 बजे तक, या खाना वाना खाना है, जल्दी बोलो। बोलो। सर आप तो कंटिन्यू कर दोगे, इधर भाई की मीटिंग है। गुड़िया देख किस भाई की मीटिंग है? बोलो।
इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मैंने यहाँ पर बोला अमोर्फस सॉलिड की वैल्यू जो है सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी आती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये आपको सोचना है ऐसा क्यों, और मेरे को बताना है इसका आंसर। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है दैट इज क्लीवेज। तो क्लीवेज के बारे में क्या बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कहीं से भी काट लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहीं से भी काटोगे। देखिए चलिए मान ली हमें ऊपर वाला जो है वो बनाया था उसको ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको यहां से काट देता हूं, बीच में किसी चाकू से इसको बीच में से काट दिया, तो काटने के बाद भी ये जो है किसमें बचेगा, रेगुलर वे में बचेगा। तो हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आपको एक रेगुलर क्लीवेज देता है। क्रिस्टलाइन solids gives a regular cleavage when cut with a sharp knife, जब उसको किसी तेज चाकू से काटा जाता है। रीजन क्या होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स रेगुलर वे में अरेंज होता है। while amorphous solid gives irregular cleavage, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होगा वो आपको इरेगुलर क्लीवेज देगा। ठीक है, उसके बाद मीटिंग ओवर हो गई क्या भाई? नो सर, 1 मिनट बचा अभी। नहीं सर, नहीं हुई अभी। ठीक है, उसके बाद मैं एक नोट लिख रहा हूं। सूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड्स। सूडो सॉलिड्स और क्या, सुपर कोल्ड लिक्विड्स। क्या होता है भैया सूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड्स? Those solids which have the tendency to flow, कि वो सॉलिड जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी हो, those solids which have the tendency to flow are called, उसे हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड। अमोर्फस जो ग्लास है, अमोर्फस। ग्लास जो है वो कैसा सॉलिड है? अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हाउ डू द स्ट्रक्चर्स of quartz and quartz glass differ from each other? चलिए अगला नंबर है अविनाश प्रताप सिंह। आपको बताना है अविनाश प्रताप सिंह, हाउ डू द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास डिफर फ्रॉम ईच अदर? सर क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इनका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा वो सेम होगा, और जो कौन क्वार्ट्ज होते हैं ग्लास है उसमें, वो कौन कौन पार्टिकल रेगुलरली वे में अरेंज है, उसका फॉर्मूला क्या है? सर SiO2। हाँ ठीक है। क्वार्ट्ज किस ग्लास अरेंजमेंट होता है वो है? सर ऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं। ऑर्डरली अरेंजमेंट में, उस अरेंजमेंट का नाम लिखवाया था अविनाश जी मैंने।
क्या बोला था हर आशीर्वाद उस अरेंजमेंट का नाम? नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 4 टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट बोला था मेरे भाई। ओके सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड is observed to have same value along all directions। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू सभी डायरेक्शंस में सेम मानी गई। आपको बताना है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। अगला नंबर है हर्ष चौधरी का। यस सर। बताइए हर्ष चौधरी। किसी सॉलिड का सर नहीं रिफ्रैक्टिव पता। इंडेक्स की वैल्यू निकाली गई, उसकी वैल्यू सभी डायरेक्शंस में सेम आई है, तो आपसे पूछा गया है कि वो सॉलिड का नेचर कैसा होगा वो सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा सर। क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, किताब में देख के बता रहे हो? नो सर, वो सर नेटवर्क में इश्यू आ रहे थे, बारिश हो रही थी ना। हमारे यहाँ तो अभी शुरू नहीं हुआ, आंधी आंधी आई है। अच्छा, यहाँ तेज तो हो रही है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है हर्ष चौधरी जी? हर्ष चौधरी जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आई है हर डायरेक्शंस में, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? सर प्रॉपर्टी का नाम तो नहीं पता। प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता? क्या आपने पढ़ा था जो पढ़ा है अभी तक? यस सर, पढ़ा था तब। चलिए कल्पना जी बताइए, क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का? आइसोट्रोपी। ठीक है, क्या नाम है? आइसोट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 5 कुलदीप जी आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आयोनिक सॉलिड्स। तो आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। गुड़िया, मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू आई थिंक सो, बाकी सबको प्रॉब्लम हो रही है किसी को? सर मेरे sir, यहाँ no, पे sir. नेटवर्क इशू है। मेरे गुड़िया, नेटवर्क इशू आपका अगर होगा ना तो आपको वीडियो साफ नहीं दिखेगी, मेरी आवाज तो साफ वीडियो भी बार बार कट रही है, डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। मेरी बात सुनो अदिति गोयल जी, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू नहीं है, मेरी बात सुनना ढंग से, अगर मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू नहीं है तो आपको मेरी आवाज क्लियर सुनेगी या स्क्रीन क्लियर दिखेगी। बस वीडियो में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि नेटवर्क इशू सिर्फ वीडियो के लिए होगा, आवाज के लिए नहीं आएगा। अगर मेरी आवाज यहाँ से क्लियर जा रही है, हम लोग रोज जूम मीटिंग ही रखते हैं, तो कोई लो नेटवर्क में होता है तब भी उसको आवाज क्लियर सुनती है दूसरों की। अगर सामने वाला होस्ट जो है अगर वो फुल नेटवर्क में बैठा है या उसके वहां पर नेटवर्क इशू नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन था कुलदीप जी, कोई बात नहीं अदिति, हो जाएगा, थोड़ी देर में रिजोल्व हो जाएगा अपने आप ही, आप बेफिक्र रहें, टेंशन ना ले। अभी क्वेश्चन ही चल रहे हैं, जब तक आप करेंगे तब तक हो जाएगा। तो कुलदीप जी के लिए क्वेश्चन था कि आयोनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बताइए कुलदीप जी। सर उनकी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो सर फ्लो नहीं कर पाते। अच्छा जी, मोल्टन स्टेट में कर लेते सर।
आयोनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सॉलिड स्टेट में वहां पर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से सिर्फ तभी पास होने देगा जब वहां पर मूवमेंट हो सके। आयनिक सॉलिड में कोई मूवमेंट नहीं होती, बट जब आप उसे मोल्टन स्टेट में करते हैं तो वहां पर आयंस की मूवमेंट पॉसिबल होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन अगला है, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड। सॉलिड ए इज वेरी हार्ड। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। In solid as well as molten state, कि कोई सॉलिड ए है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, बहुत हार्ड है सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी, एंड melts at extremely high temperature. What type of solid is it? Prerna Princy. So covalent. What type of solid is it? Covalent या network solid. क्या बोल रहे हो? Covalent या network solid. मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूं, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे, चाहे नेटवर्क कैसा भी हो। प्रेरणा प्रिंसी। Covalent solid. हाँ, कैसा सॉलिड होगा भैया? इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कोवलेंट सॉलिड पढ़ के आना। एक बार आप लोगों की प्रॉब्लम सुन लेता हूँ पहले। बोलो भाई, एक बार स्क्रीन ऑफ कर दी, अब बोलो जिसको प्रॉब्लम है वन बाय वन। सर मैंने आंसर बताया था, नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। मेरे को सुना कि नेटवर्क इश्यूज है सर। ठीक है, ओके। क्या आंसर होगा, कोवलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड, जिसमें 3D अरेंजमेंट होता है, जो आप लोगों ने वहां पर पढ़ा होगा डायमंड के लिए, ग्रेफाइट के लिए, SiC सिलिकॉन कार्बाइड के लिए। ठीक है, कौन कौन सा होता है? लाइक SiC सिलिकॉन कार्बाइड, लाइक कार्बन का ग्रेफाइट, डायमंड। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाई diamond is very hard while graphite is so soft? बताइए। नंबर है सुमन यादव जी का। सुमन, यस सर। बताइए आंसर। सर क्योंकि डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, और ग्रेफाइट में आयोनिक होता है ना? ग्रेफाइट में भी कोवेलेंट होता है। हाँ, तो फिर सुमन कुछ पूछ रहा हूं मैं। सर ग्रेफाइट में कार्बन अलग अलग लेयर में अरेंज होते हैं। अच्छा, और डायमंड में? चलिए अगला नंबर किसका लें? इन्होंने तो बता दिया। निशा चौधरी। निशा चौधरी,
निशा चौधरी, आपको मेरी आवाज सुन रही है? यस सर, अब आई है। ओहो, अभी तक तो आई नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, पहुंच गई ना आवाज। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है निशा। निशा, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। Why diamond is very hard while graphite is so soft? लवी, आपको दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। बताइए, आप बताइए। बताऊं सर, दोनों के अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। कैसे अरेंजमेंट होते हैं? डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल होता है और ग्रेफाइट का पता नहीं है मुझे। ग्रेफाइट में कार्बन लेयर्स में होता है। हाँ, इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, मतलब एक कार्बन 2 और से जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। और डायमंड में यहाँ पर सारे कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को पूरे करे हुए हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है ग्रेफाइट में। आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। इसमें जो अरेंजमेंट है वो लेयर्स में है, ठीक है, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है क्योंकि उसका अभी एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा हुआ है। और डायमंड में ऐसा कुछ नहीं है, सारी वैलेंसी कंप्लीट, इसलिए वो बहुत हार्ड है। यही रीजन ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के पीछे दिया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद आज का शुरू करेंगे हम लोग। नेटवर्क इश्यू, सही बहाना बनाते हो। चलो कोई बात नहीं, आगे ही शुरू करते हैं। आगे शुरू करने में आई थिंक सो नेटवर्क इश्यू नहीं आएंगे। ओके, तो आज जो हम लोग चीज शुरू कर रहे हैं उससे आगे, दैट इज सबसे पहली चीज है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, ठीक है। स्पेस मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस। लैटिस क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट्स होते हैं जहां पर पार्टिकल्स को रखा जाता है, ठीक है। तो स्पेस मतलब स्पेस में पार्टिकल्स रख दिए, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो ये होता है स्पेस लैटिस। क्या? द रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles the regular arrangement of constituent particles मतलब atoms, molecules और ions, atoms, molecules और ions of a crystal in 3-dimensional space। क्या कहता है भाई कि अगर हम लोग किसी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है? जिनसे वो मिलकर बना है। कि अगर हम लोग किसी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में रेगुलरली अरेंज करें तो उस अरेंजमेंट को इज नोन एज स्पेस लैटिस। उसे हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर दूसरी जो चीज आती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्पेस लैटिस की? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्पेस लैटिस की?
कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है ईच पॉइंट इन लैटिस, each point in lattice is called lattice point. इस स्पेस लैटिस में जो हर एक पॉइंट होगा जहां पर पार्टिकल रखा गया है, उस पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस पॉइंट बोल लें या फिर लैटिस साइट बोल लें, लैटिस पॉइंट बोल लें या फिर लैटिस साइट बोल लें। ठीक है, अब लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट क्या होते हैं कि these points which are occupied by constituent particles, कि वो पॉइंट या दोज पॉइंट्स विच आर ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि वो पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ईच लैटिस पॉइंट, कि हर एक लैटिस पॉइंट जो है रिप्रेजेंट one constituent particle। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि अब स्पेस लैटिस को समझते हैं पहले। सबसे पहले तो मैं क्या बोलता हूं, मान लीजिए आपने अपने स्कूल में सबने चौक की डब्बी देखी हो, चौक का डब्बा देखा होगा, बड़ा सारा चौक का डब्बा होता है, या फिर पुराने किसी अपने स्कूल में देखा हो। मेरे को उन चोक्स को डब्बों को कार्टून में रखना है, उन चोक्स के डब्बों को किस में रखना है? कार्टून में रखना है। कार्टून मतलब समझते हैं, जो बॉक्स होता है उसमें रखना है, उसमें पैक करके ले जाने हैं आपको वो। तो जब आप उस कार्टून में उन चोक्स के डब्बों को रख लेंगे, सारे अरेंज कर देंगे, तो अरेंज करने के बाद जो कंप्लीट बनेगा वो कार्टून, वो स्पेस लैटिस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस कहलाएगा, नॉर्मल सी इजी सी लैंग्वेज में समझने। या फिर मैं कहूं कि एक सोसाइटी में एक बिल्डिंग बनाई गई, ठीक है, नीचे कमरे बना दिए, बगल में कमरे बना दिए, उसके ऊपर सब कमरों का साइज सेम है, सब कमरों की शेप सेम है, साइज मतलब लेंथ, ब्रेड, हाइट, ये सब की सेम है, एंगल सबका सेम है। ठीक है, तो पूरी जो बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग को हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस बिल्डिंग को स्पेस लैटिस बोलते हैं। अब उसमें हर एक पॉइंट का मतलब क्या हुआ? तो हर एक पॉइंट का मतलब हुआ वो पॉइंट जहां पर पार्टिकल, मतलब जहां पर जैसे एक कमरा है, मान लेता हूं कि किसी बिल्डिंग का एक रूम है। अब इसे पॉइंट का है, पॉइंट देखिए 4 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहे हैं, 4 पॉइंट आपको नीचे दिख रहे हैं। ठीक है, 8 जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक, अब आगे की बात पर आते हैं कि आपने कहा कि जैसे आपने चौक के डब्बों को उन कार्टून्स में अरेंज कर दिया, उन चौक्स के डब्बों को कार्टून में अरेंज कर दिया, तो कार्टून में अरेंज करने के बाद वो कंप्लीट तो क्या बन गया? स्पेस लैटिस। अब उस एक चौक के डब्बे के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? तो जो एक चौक का डब्बा, मान लीजिए उसमें 20 चौक के डब्बे आए, तो वो एक चौक का डब्बा जो है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल क्या होती है भैया? The smallest repeating unit, the smallest repeating unit which when repeated
over and over again. The smallest repeating unit की वो छोटी यूनिट repeating unit जिसको अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे, which when repeated over and over again to produce space lattice is known as यूनिट सेल. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं. ठीक है. The smallest repeating unit which when repeated over and over again to produce space lattice is known as क्या? यूनिट सेल. उसे हम लोग स्पेस यूनिट सेल बोलते हैं. ठीक है. अब देखिए नॉर्मल सी बात, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए मैं अपने घर में एक दीवार बना रहा हूँ. ठीक है. एक दीवार बना रहा हूँ तो मैं क्या रखूंगा? ईंट रखता जाऊंगा अगल बगल में. तो ईंट रखने के बाद जब वो दीवार पूरी बन जाएगी तो वो तो क्या हो गया? स्पेस लैटिस हो गया. ठीक है भाई. अब उस एक ईंट को क्या बोलेंगे? उस एक ईंट को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं. जैसे मैंने बोला था अभी सोसाइटी में कोई बिल्डिंग बने और उन बिल्डिंग में सबकी साइज जो है, कमरों का साइज जो है, शेप जो है वो क्या हो? सेम हो. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस बोलते हैं. तो उसे एक कमरे को क्या बोलेंगे? उसे एक कमरे को यूनिट सेल बोलेंगे. उसे एक कमरे को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल. चलिए एक यूनिट सेल बनाते हैं. ये हमने यूनिट सेल एक बना ली. आप अलग तरीके से बनाते होगे, मैं अलग तरीके से बनाता हूँ. ये हमने एक यूनिट सेल बना ली. ठीक है. अब मैं कह रहा हूं देखिए इन दोनों के बीच में मैंने दिखाया मैं दिखाता हूं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज क्या? अल्फा. ठीक है. इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज बीटा. इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज क्या? गामा. ठीक है. इसके इन दोनों के बीच में जो एंगल था दैट इज क्या? अल्फा. इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो बीटा. इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो गामा. ठीक है. यहाँ पर लिख रहा हूँ ए, ये लिख रहा हूँ बी, ये लिख रहा हूँ सी. इस साइड की कितनी है ए, ये कितनी है बी, ये कितनी है सी. देखिए एक यूनिट सेल मतलब ये कमरा मान लिया. इस कमरे में पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं? पैरामीटर हो सकता है लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है. वो तीनों चीजें ले ली. ठीक है. और क्या हो सकता है? उन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बीच में एंगल कितने हैं. तो मैं क्या कह रहा हूं? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल के क्या क्या पैरामीटर्स? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल. तो पैरामीटर्स क्या क्या है? मैंने लिखे ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा आर द पैरामीटर्स. मतलब किसी भी यूनिट सेल के मेजरमेंट के लिए ये चीजें होती हैं. ये 6 चीजें ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा. ए, बी एंड सी आर द एजेस. ए, बी, सी जो है वो एजेस मतलब साइड्स. ठीक है. अल्फा, बीटा एंड गामा आर द angles between the edges. Between the edges. कि अल्फा, बीटा और गामा जो है वो एजेस के बीच के एंगल हैं. अल्फा एंगल है बिटवीन बी एंड सी. बीटा एंगल है ठीक है. अल्फा किसके बीच में? देखो बी और सी के बीच में. बीटा किसके बीच में? ए एंड सी. गामा एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है. यहां तक सबने राइट डाउन कर लिया हो तो मैं चलूं आगे.
यस सर। कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं दोबारा से एक यूनिट सेल बना रहा हूं। एक यूनिट सेल मान लिया क्यूब की तरह से है। क्यूब मतलब क्या होता है? क्यूब मतलब वो जिसकी सारी साइड सेम हो। आप लोग थोड़ी जल्दी बना रहे होंगे, मैं थोड़ा टाइम लगता ही है भाई इसे बनाने में। ये हम लोगों ने यूनिट सेल बना ली एक क्यूब की तरह से, क्यूब मान के, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इस क्यूब के कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। आप देख सकते हैं अपने रूम में भी जहां पर बैठे हो कि 4 कॉर्नर ऊपर वाले और 4 कॉर्नर नीचे वाले, ये 8 कॉर्नर्स होते हैं। साइड्स कितनी होती हैं? ये इन्हें बोलते हैं एजेस। ये एजेस कितनी होती हैं? आप गिने, 1 2 3 4, इस तरह से गिने और बताएं मेरे को कितनी एजेस है। एजेस गिने और बताएं कितनी एजेस हैं। 12। कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। 12। ठीक है, किसी को 12 नहीं पता चल रही हो तो मेरे से पूछ लेना। अब कहता है ये जो एक दीवार है ना, ये कमरे की एक दीवार है, इसे हम लोग बोलते हैं फेस। तो कितने फेस होते हैं एक क्यूब में? 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ढंग से देखना उसको। ठीक है, ये डायगोनल खींच दिए मैंने, एक फेस पे डायगोनल खींच दिए, फेस पे डायगोनल खींच दिए। ये फेस तो सामने वाला, इधर वाला, इस फेस पे मैंने डायगोनल खींच दिए। कितने डायगोनल खींचेंगे? एक फेस पर 2 डायगोनल खींच सकते हैं। ये फेस डायगोनल हो गए। मेरी बात ढंग से सुनते रहना, क्योंकि उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा, पहले बोल रहा हूं। ये फेस डायगोनल हो गए, ठीक है। एक फेस पर सर अब दिख रही है। हाँ ठीक है। अभी वेटिंग रूम में कौन आवे? वंश, कुशाल अभी नहीं, ठीक है। ओके, ये बना लिया सबने? नो सर। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। फुल स्क्रीन 140 पे मेरी दूसरी क्लास है और आपकी भी क्लास है, एक 123 हो गई। ये बना लीजिए, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बना लिया? यस सर। ओके, बना लिया तो मैं एक बात लिख रहा हूं, यहां पर देखना जल्दी से। क्या बोल रहा हूं मैं कि आपने यहां पर बोला इफ यूनिट सेल जो है
इज ए क्यूब। अगर यूनिट सेल जो है वो एक क्यूब है, मतलब ज्योमेट्री में वो एक क्यूब की तरह से, देन यहां पर आपने देखा, मैं जो बात लिख रहा हूं उनमें से कोई भी बात आपको नहीं पता हो तो बोल देना। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, इस क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स थे 8। दूसरा, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस कितने थे? 6। नंबर ऑफ फेस सेंटर भी कितने थे? 6। नंबर ऑफ एजेस कितनी थी? 12। नंबर ऑफ एज सेंटर कितने थे? 12। ठीक है। छठा, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने थे? बॉडी सेंटर हमेशा एक ही होगा। 7वां, नंबर ऑफ फेस डायगोनल। अब देखिए, अभी आपने फेस डायगोनल खींचा था, एक फेस पर 2 डायगोनल खींचे गए, तो 6 फेसेस हैं, तो टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे? 12 फेस डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात करें नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, इस तरह से 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल बनेंगे 4। और एक चीज यहाँ पर क्या, कि लेंथ ऑफ, ये हम लोग आगे निकालेंगे कि लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है? √2a। a जो है दैट इज यहां पर एज लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल इज √2a। ठीक है। लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल वो कितना है? दैट इज √3a। ठीक है। लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल इज √2a, लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल इज √3a। यहां तक ही करना है। आकाश अब तो हो गया, यहां तक ही करना है भाई, है ना? राइट डाउन कर लिया हो तो फिर मैं मीटिंग ओवर करूं, शेयरिंग रोक दूं। सर एक सेकंड। जल्दी कीजिए, आपकी मीटिंग शुरू होने में 10 मिनट बची हुई हैं। फिर आप लोग पानी वानी भी पियेंगे बीच में। सर फुल स्क्रीन कर दो एक बार। सर फुल स्क्रीन कर दो एक बार। कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको। राइट डाउन कर लिया? यस सर। यस सर। मीटिंग ओवर कर दूं तो? यस सर। ओके। ओके, बाय बाय।